पत्नी भी जो है मानसिक रूप से बीमार हो गई है ना, तो इसलिए मेरा सारी व्यवस्था घर की, बच्चों की, भविष्य सब खत्म हो गया। तो 12 रुपये से कुछ तनख्वाह मिलती थी मेरे को। क्या लगता है आपको ये तो मैं कहता हूँ लाखों रुपए खर्चे हो गए होंगे मेरे। कि लोगों ने आपको क्या बोला? समाज के लोगों ने भी हंसी बुलाई। 2 लाख तो आजकल मामूली बात है। 3 बच्चों को शादी किया, उसको भी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर में ऐसे हालात न्याय व्यवस्था को लेकर लगातार देखने को मिलते हैं। जब कोई न्याय मांगने जाता है या किसी पर आरोप लगते हैं तो सालों कोर्ट के चक्कर बाद काटने के बाद उनको राहत या फैसला सुनाया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ में भी आया है। जागेश्वर प्रसाद अवधिया एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें 83 साल की उम्र के बाद कोर्ट का फैसला आया कि 100 रुपये की रिश्वत उन्होंने नहीं ली थी। इस बीच उनकी पत्नी गुजर गई, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया और जिस तरीके से वो काम करते थे, समाज के बीच जो उनका नाम था, वो तमाम चीज़ें बर्बाद हो गई। फैसला ज़रूर आया, 39 साल बाद फैसला आया, लेकिन इस फैसले ने उनके जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। और जब फैसला आया तो अब कुछ बदलने को बाकी नहीं रहा। हम उनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। अवधिया जी, आपने एक लंबा समय किस तरीके से आपकी जीवन शैली चलती थी जब यह हादसा हुआ? उस दौरान में आपने क्या कुछ सपने देखे थे, क्या कुछ सोचा था कि आप जीवन में क्या करेंगे, बच्चों के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से जिएंगे? इसके बारे में ज़रा बताइए। मैं बच्चों को आगे बढ़ाना, पढ़ाई कराना चाहता था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति सस्पेंड होने के बाद तनख्वाह मेरा, क्योंकि कोई अन्य साधन तो था नहीं इनकम का मेरा, तो मैं वो पूरा नहीं कर सका। सबसे बड़ी बात ये रही है। घर की व्यवस्था, खान पानी की व्यवस्था सभी मेरे अस्त व्यस्त हो गया था। और पत्नी भी जो है मानसिक रूप से बीमार हो गई और उनकी मृत्यु भी हो गई है ना, तो इसलिए मेरा सारी व्यवस्था घर की, बच्चों की, भविष्य सब खत्म हो गया। और बहुत परेशानी की ज़िंदगी निभाया। प्राइवेट नौकरी करता था मैं, इधर उधर 1,000, 2,000, 3,000 जो भी मिलता था उसी से पेट भरते थे, समझ लीजिए आप। किसी तरह से जो भी हो, कपड़ा लत्ता, पेट भरना, इसी से ज़िंदगी हमने व्यतीत की और केस को लड़ा इतने दिन तक के। और अंत समय में आज तो 84 साल हमारा चल रहा है। 83 कंप्लीट हमने कर दिया है, अब हमारा 84 साल चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, यहाँ पे जो उन्होंने हमारे इस डिपार्टमेंट को, राज्यपाल को बंद करके जो CIDC खोला है, जिसके ऑफिस ये ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस में लगते हैं, वहाँ जो बैठे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनको भी मैं दरख्वास्त दिया हूँ, संजय ओझा करके, उनसे भी उनको भी निवेदन करता हूँ कि उनको आदेश दें, उनको मेरे से पैसा भुगतान जो बचा हुआ दे, तो मैं बची हुई ज़िंदगी थोड़ा बहुत जो है अपने परिवार के साथ बिता सकूँ। अवधेय जी, क्या आपकी नौकरी कब लगी थी और ये घटना कब हुई? ये मैं 66 में लगा था और ये घटना थी 86 की। उस बीच में आप किस तरीके से नौकरी कर रहे थे और उस बीच में आपका जीवन कैसा चल रहा था? अब भाई उस समय तो जो भी था ठीक से चल रहा था, तनख्वाह मिल रही थी, उसी से मैं अपना घर का, परिवार का खर्च चला रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था। जैसे भी जो भी मिलता था, तनख्वाह भी उतनी नहीं मिलती थी जितने आदमी ढंग से जी सके कि ना। मेरे जैसे आदमी जिसमें कोई बाहरी खर्चा नहीं था, इसलिए मैं अपना घर कैसे भी करके चला रहा था। कितने बच्चे हैं आपके और उस दौरान में कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? उस समय तो बहुत कम तनख्वाह मिलती थी मेरे को। जब नौकरी लगा तो 100 रुपये भी तनख्वाह नहीं थी। 90 रुपया वो था और 10 रुपया वो मिलता था महंगाई भत्ता। 105 या 112 रुपये से कुछ तनख्वाह मिलती थी मेरे को शुरू जब नौकरी लगा 1964 में। फिर धीरे 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 बढ़ते लगा। मलिक पे कमीशन आया और दुनिया भर के सब आए, वह वेतन आयोग आया। बढ़ते 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 फिर यहाँ जब मैं रामा भाटा में आया, प्रमोशन हुए, उसमें भी तनख्वाह मिला। भोपाल में था तो मेरे को 250 मिलता था तनख्वाह वहाँ। तो मैं 150 रुपये घर बेचता था, 100 रुपये में अपना खर्चा चलाता था। फिर प्रमोशन हुआ, यहाँ आया, रामा भाटा में आया,
तब यहाँ मेरे को फिर धीरे 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 बढ़ते 2-2.5 हज़ार मिलते थे जब ये केस बना उस समय मेरे को। जी। और उसके बाद जैसे भी ये चल रहा था, लेकिन सस्पेंशन के बाद तनख्वाह मेरा आधा हो गया। ये केस बना, केस पेश किए तो सस्पेंड भी हो गया, तनख्वाह भी आधा हो गई। उसके बाद से मेरी परेशानी बढ़ गई, केस के वकील को फीस देना है, कोर्ट जाना है, लड़ना है, घर की पूर्ति करना है। पत्नी बीमार रहने लगी, बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके पुस्तक कापी, कपड़े लत्ते कुछ व्यवस्था नहीं है। मैं सारा पारिवारिक ज़िंदगी समाप्त हो गई मेरी, और एक काले बादल छा गए मेरे परिवार के ऊपर, और अंधकार में जिंदगी, और इसी बीच पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब जाके मेरे को फैसला मिला है, तो इसलिए क्या है कि थोड़ी बहुत ज़िंदगी है, अभी भी वही स्थिति है, लेकिन खाने पीने का बचा है, क्योंकि आय का साधन नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा पैसा जो है ना दिया जाए जल्दी से जल्दी। यहाँ के शासन के जो मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक इनसे है, मेरा ये आवाज़ तो उन तक ज़रूर पहुंचेगी। लगता है कि जिस तरीके से ईमानदारी का जीवन जीना कितना कठिन है, और अगर कोई इस तरीके से आरोप लगा दे तो उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां रहती है, ये अवधिया जी बता रहे हैं। एक बार और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जब आपके ऊपर 100 रुपये का इल्ज़ाम लगा, रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा, उस क्यों लगाया गया, किस तरीके की ये पूरी घटना हुई थी और कैसे हुई थी? ये क्या था, मैं अवधियापाड़ा में रहता हूँ, मेरे गली में वहाँ पे एक वकील थे, उन्होंने शायद उसका केस लड़ा था। अशोक वर्मा नाम के कोई व्यक्ति था, मैं जिसका नाम नहीं जानता था, ना मेरे यहाँ काम नहीं करता था। वो मेरे घर के पास आया, छोटा सा घर है, मैं सामने बरामदे में बैठा था। तो मैं उससे पूछा क्या बात है, दरवाज़ा भी खुला था। बोले मुझे वकील साहब ने भेजा है, मैं कोर्ट से केस जीत गया हूँ, मेरे को पुराना वेतन का बिल चाहिए, बनाना है। मैं उसको समझाया कि भाई जब ये मामला कोर्ट का है, अब हमारे यहाँ लॉ सेक्शन है, लॉ डिपार्टमेंट, विधि विभाग, वहाँ पे लॉ ऑफिसर हैं, लॉ सुप्रिंटेंडेंट हैं, ये सब केस देखते हैं, वो आदेश करेंगे, है ना भाई। वो मेरे साहब को आदेश करेंगे जहाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, वो मेरे को आदेश करेंगे तो बिल बनेगा। अब आदेश के बिना मैं बिल नहीं बना सकता, तो चला गया। उसके बाद 2-3 दिन उसके बाद फिर आया वो, और मेरे को पैसे देने लग गया, मेरा बिल बना दो। तो मैं इसको डांट के भगाया, तुम बेवकूफ़ जैसे बात मत करो, जब समझा दिया हूँ ऑर्डर आएगा बिल बना देगा, तुम जाओ करके भगा दिया। तो उसने फिर वही क्योंकि वो पुलिस वाले का लड़का था, पुलिस लाइन में रहता था, अपने बाप को बोला होगा, उसका बाप सब इंस्पेक्टर वगैरह था। तो उसने जाके विजिलेंस के जो एसपी थे मिस्टर मदन गोपाल पांडे, उनको सब रिपोर्ट किया, और पूरी टीम बना के 24/10/86 को मेरे घर के चक्कर काटना चालू कर दिया। और जैसे मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, मैं घर से करीबन 20-25 कदम निकला हूँगा, 25-30 कदम, मोड़ पे तो वो व्यक्ति आया और मेरी जेब में बुश शर्ट के सामने जेब में पैसा डाल दिया। मैं तो जानता नहीं क्या है, कैसा पीछे आया ना, मैं इसका चेहरा देखा। अचानक मैं हाथ डाला, देखा कौन मेरा जेब को छुआ। उतने में एक सिविल ड्रेस में आदमी था, आके मेरे हाथ को पकड़ लिया, बोले हम लोग विजिलेंस वाले हैं। मैं विजिलेंस का कांस्टेबल हूँ करके मेरे को चौक में ले आए। वहाँ उनकी पूरी टीम खड़ी हुई थी, जो भी उनका जो करना पड़ता है केस बनाने के लिए, वो अपने साथ गवाही भी लाए थे, और मेरा केस बना दिया उन्होंने। फिर हाथ धुलाया, घर में छापा मारा, क्या क्या है इसके, कमाई तो नहीं है इसके पास। मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला, एक तो घड़ी मिला टेबल का, एक साइकिल एडवांस ले खरीदा था, और एक टेबल फैन उषा का, जिसको मैं किस समय खरीदा था एडवांस लेके। कुछ मिला नहीं, और वो बना के चले गए। और बनाने के बाद उन्होंने फिर डिपार्टमेंट को लिखना चालू किया परमिशन के लिए। उसमें भी कई बार उन्होंने गलती की, फादर का नाम इधर उधर लिखना, कभी कुछ लिखना कभी कुछ लिखना, फिर भेजा उसमें। फिर मेरे से पूछने आए पिताजी का क्या नाम है, मेरे रिकॉर्ड से फिर देखे, फिर भेजे, फिर सुधरवाए इसको।
उसके बाद फिर जो धाराएं लगाई थी वो भी गलत था। उसके लिए भी मैंने कोर्ट में लड़ा कि गलत धारा है, लेकिन वो माने नहीं। जिसको अभी माना है किसने, हाई कोर्ट ने, कि पुराने एक्ट में इसको परमिशन दिया गया है केस चलाने का, और नया केस चालू हुआ है 1988 में, तो वो धारा लगाना था है, वो धारा पे परमिशन लेना तो वो नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने तो नहीं माना। अच्छा, जो इन्होंने गवाह की जो लिस्ट पेश किया था डिपार्टमेंट के लोगों को, उसको बुलवाया भी नहीं, जबकि मैं यहीं मेरा केस ख़त्म हो जाता, तो उस लोग जानबूझ के नहीं बुलवाए, तो मैं इनको बुलवा के बयान कराया। वो सब मेरे पक्ष में दिए और सही लिए, पक्ष में क्या दिए, लेकिन उसको माना नहीं यहाँ का मजिस्ट्रेट। बोले नहीं, उसको कंप्लेनेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। उन्होंने केस बनाया है विजिलेंस के एसपी ने, और आपके जो अधिकारी ने उनको परमिशन दिया है। मैं अपने अधिकारी को भी बुलवाने की कोशिश किया, और क्योंकि वो ये सब तो थे, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया था, तो वो सम्मन्स उसको मिला नहीं। वहाँ से मंत्रालय से आया भोपाल के कि नहीं, ये तो दिल्ली ट्रांसफ़र हो गए हैं, और दिल्ली में भी पता नहीं चला, तो उसको बुलाया नहीं, जबकि मैं वहीं उनके आने के बाद मेरा केस यहीं समाप्त हो जाता है। 21 साल मुझे और परेशानी नहीं होनी पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं लंबे अरसे से आज 39 साल से केस हो रहा हूँ। और मेरी स्थिति भी ख़राब हो गई है, उम्र भी बहुत हो गई है, बच्चे लोग जैसे जी रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा पैसा है मेरे को दिला देगा। कितने पैसे अब तक आपके खर्च हो चुके इस केस को लड़ने में? अरे भाई, बहुत पैसे खर्च हुए हैं 39 साल में। क्या समझते हो, वकीलों का फीस, फिर लिखा पढ़ी का फीस, आने जाने का फीस, है ना भाई। क्या लगता है आपको? तो मैं कहता हूँ लाखों रुपए खर्चे हो गए होंगे मेरे। अब बात तो वहाँ तो वकील 50,000 से कम का बात नहीं करता, कहाँ बिलासपुर के हाई कोर्ट में। यहाँ का भी वकील वैसी हैं, 10-20 हज़ार से कम नहीं लेते। मैं सब इनको किस्त में देता था उनको, इनको भी 10-15 हज़ार रुपया दे रहा हूँगा, मतलब कम ही लिए वो एक प्रकार से मेरी स्थिति को देख के, लेकिन 15-20 हज़ार से कम नहीं लेते। तो इस हिसाब से मेरा लाखों रुपया फीस में चला गया। लाखों रुपए अब तक खर्च हो गए। आपको लग रहा है कि ये 39 साल तक केस लड़ना, 100 रुपए की रिश्वत लेना, एक ईमानदार आदमी को काम करने की एक बड़ी सज़ा मिलती है इस तरीके से? ईमानदारी का, हाँ, ईमानदारी का सज़ा है मेरा, और मैं भुगता रहा हूँ। क्या करूँ, किससे बोलूँ भाई, काम तो मुझे लड़ना है, नहीं लड़ता तो आज इस स्टेज पे नहीं पहुँचता मैं। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी बिता दी लड़ते लड़ते, जैसे भी हो अपना पेट काट के अपने बच्चों का ये करके किसी तरह से मैं ये केस लड़ा हूँ। और आर्थिक स्थिति तो संकट तो बहुत बड़ी है, जिसके लिए मैं परिवार के लिए कमाता था वही पूरा नहीं कर सका। परिवार भी असंतुष्ट हो गए हैं, आज भी वैसी है, उनको संतुष्टि नहीं है किसी प्रकार की। समाज के लोगों ने आपको क्या बोला? समाज के लोगों ने भी हंसी उड़ाई, घूस खा रहे। यहाँ पे हमारे एक पड़ोसी थे, हमारे चारों पे हर महीना सोना खरीदता है, दुनिया भर के कुछ भी बोलना, है ना भाई। ये लोग वैसे बोलते थे कई लोग। तो मैं समाज में भी मेरी वो हुई, बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, परिवार में भी हुआ, परिवार के भी लोगों को भी सब लोग गलत निगाह से देखना चालू कर दिए। इस तरह से बहुत परेशानी का सामना किया हूँ मैं। ये मकान आपके पास पुश्तैनी है या फिर हाँ, पुश्तैनी है, ये पुराना था ये। जी। तो ये खपरे लोपरे लोग लगता है, तो फिर धीरे धीरे इसको बनवाए, क्योंकि वो खपरा मिलता नहीं था। ये जो बार लाया तो फिर ढलाने के लिए फिर वो बच्चा भी कुछ पैसा लिया, कुछ मैं भी कमा कुम के, और फिर इसको बनाया। क्या कर्ज है अभी भी आपका? हाँ, क्या हाँ, कर्जा है अभी भी हाँ, वो शादी किया हूँ ना बच्चों का, लड़कियों का शादी किया हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की और 1 लड़का, 3 जन की शादी किया हूँ। छोटा का तो बलन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कमाई है नहीं, न शादी करके क्या करूँगा। तो 3 की शादी किया हूँ, कितना कर्जा है? उसमें भी 3-4 लाख कम से कम खर्चे हुए होंगे।
लाख 1.5 लाख तो आजकल मामूली बात है। 3 बच्चों को शादी किया, उसको भी कर्ज लेके समझ लो, उसका भी मुझे भुगतान करना है, ब्याज भी देना है। इस तरह से ज़िंदगी मेरी निकल रही है और निकली है। तो अब तक की उम्र में अवधेया जी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक मिसाल है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने लड़ाई लड़ी क्योंकि ये ईमानदार थे। हालांकि लड़ाई भी इसलिए लड़नी पड़ी क्योंकि ये ईमानदार थे। जिस तरीके से लगातार इन पर आरोप लगे और आरोप लगने के बाद में अब जो बातें निकल कर सामने आई हैं कि उनको बेहतर तरीके से यहाँ पर सुविधाएं मिले, क्योंकि फैसला उनके पक्ष में आया है, लेकिन वो सुविधाएं आज भी उनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि एक लंबा अंतराल इस फैसले को आने में लग गया। विभाग के चक्कर काटते रहे, लोगों से इंसाफ को लेकर लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन शायद अगर इस गुहार को पहले सुन लिया गया होता तो आज ये परिस्थितियां 39 साल का समय कोर्ट के चक्कर काटते, इंसाफ के लिए चक्कर काटते, दफ्तरों के चक्कर काटते नहीं लगता। शायद आज परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन आज अवधिया जी की परिस्थितियां वही बनी हुई हैं। बच्चों की शादी भी ले देकर उन्होंने कराई, लेकिन आज भी उधार जो बकाया है वो चुकता नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।